नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप सभी का स्वागत है एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग सीएचओ एग्जाम राजस्थान 2020 के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स विदाउट डिलेइंग आपके इस कोर्स को बूस्टअप करने के लिए आज की सीएचओ एग्जाम स्टार्ट की जाती है। लेट्स बिगिन। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी एक्सेप्ट वन। निम्न में से कौन से 3 ऑप्शंस जो कि आगे बताए जाएंगे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी में इंक्लूड किए जाते हैं, एक को छोड़कर। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एनवायरमेंट, ऑप्शन बी इकोनॉमी, ऑप्शन सी होस्ट, ऑप्शन डी एजेंट। सीएचओ एग्जाम में एपिडेमियोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस सीएचओ एग्जाम्स में काफी बार इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। होपफुली राजस्थान सीएचओ के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में साथ ही साथ अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आंसर बताते रहिएगा। तो एवरीवन, पहले क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। इकोनॉमी को हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में इंक्लूड नहीं करते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में एनवायरनमेंट, होस्ट और एजेंट इसे इंक्लूड किया जाता है। एपिडेमियोलॉजी आखिर है क्या? एपिडेमियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज के कंट्रोल और स्प्रेड की साइंटिफिक स्टडी को हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एपिडेमियोलॉजी से ही रिलेटेड है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हिपोक्रेट्स, ऑप्शन बी जॉन शॉ। ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करने वाला है, सोच समझ के सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फ्रेंड्स, राइट आंसर है जॉन शॉ। जॉन शॉ को हम मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी का जनक या पिता कहते हैं। जॉन शॉ एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे। उन्हें हम फादर ऑफ फील्ड एपिडेमियोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ए में आए नाम हिप्पोक्रेट्स की। हिप्पोक्रेट्स के बारे में तो आप डेफिनेटली सब जानते ही होंगे, फिर भी एक रिवीजन दे देते हैं आपको। ये एक ग्रीक फिजिशियन थे, इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। हिप्पोक्रेट्स वर्ल्ड के फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट थे, इसलिए उन्हें फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का कंक्लूजन है फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी है जॉन शॉ और फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी है हिप्पोक्रेट्स। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन इज द टेम्परेरी फैमिली प्लानिंग मेथड? निम्न में से कौन सा फैमिली प्लानिंग का एक टेम्परेरी मेथड है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आईयूसीडी, ऑप्शन बी है स्टरलाइजेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए आईयूसीडी, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसे हम शॉर्ट में आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, कई बार इसे हम कॉइल के नाम से भी जानते हैं। आईयूडी एक प्रकार का लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल बर्थ कंट्रोल मेथड है जिसके द्वारा हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। यह इंग्लिश के अल्फाबेट टी के समान संरचना वाला होता है जिसे हम यूट्रस में इंप्लांट करते हैं। यह डिवाइसेस पॉलीइथाइलिन और अदर पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं। इन पर कॉपर और अदर हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरोन की लेयर लगी होती है। आईयूडी का एक एग्जांपल बताते हैं आपको, कॉपर T380A। इसके द्वारा हम लगभग 10 साल तक बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इन 1956, ऑप्शन बी इन 1957, ऑप्शन सी इन 1946, ऑप्शन डी 1947। It is a very important question.
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 11 दिसंबर 1946। यूनिसेफ एट प्रेजेंट में लगभग 190 देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड इमरजेंसी फंड। समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड फंड। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। इट इज मेनली वर्क टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान सरकार द्वारा कुशल मंगल कार्यक्रम किस वर्ष लॉन्च किया गया? वह इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस बार के CHO एग्जाम में। KMK कुशल मंगल कार्यक्रम सही जवाब है इस क्वेश्चन का। राजस्थान सरकार द्वारा कुशल मंगल कार्यक्रम वर्ष 2015 को लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य था MMR रेट यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना। आइए दोस्तों MMR को डिस्कस कर लेते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 1 लाख लाइव बर्थ्स पे कैलकुलेट की जाती है। इसमें एक वर्ड आता है मैटरनल डेथ। मैटरनल डेथ क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के 42 दिन के भीतर यदि माता की मृत्यु हो जाती है तो उसे मैटरनल डेथ कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड बाय वाटर एंड फूड एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट वर्ड जहां भी आए तो क्वेश्चन पर बहुत गौर करिएगा। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि निम्न में से कौन सी एक ऐसी डिजीज है जो कि वाटर और फूड के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होती है। कंटेमिनेटेड वाटर और फूड के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होती है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन सी है कॉलेरा, ऑप्शन डी है पोलियोमाइलाइटिस, जिसे आप सिंपली पोलियो भी कह सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी एक ऐसा डिजीज है जो कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो सकता। उसके अलावा हेपेटाइटिस ए, कॉलेरा और पोलियो ये तीनों ऐसी डिजीजेज हैं जो कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर या फिर किसी डिजीज्ड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ट्रांसफर हो सकती हैं। हेपेटाइटिस डिजीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। हेपेटाइटिस डिजीज, हेपेटाइटिस सी डिजीज हेपेटाइटिस सी वायरस से होने वाला एक डिजीज है जो कि मुख्य रूप से लीवर को प्रभावित करता है। लीवर कैंसर का यह सबसे बड़ा कॉज है। हेपेटाइटिस सी लीवर कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से फैलने का कारण है। जैसे मान लीजिए किसी ने इंजेक्शन की अनसेफ प्रैक्टिस की, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस को वन पर्सन से दूसरे में यूज कर लिया, या फिर जो ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं, ट्रांसफ्यूजन आइटम्स होते हैं, उन्हें बिना स्क्रीनिंग किए ही किसी पर्सन में ट्रांसफ्यूज कर दिया। ऐसा होने से हेपेटाइटिस सी फैलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलेरा की। कॉलेरा को हम हिंदी में हैजा बीमारी के नाम से जानते हैं। कॉलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि विब्रियो कॉलेरा नाम के बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं। रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो कॉलेरा डिजीज फीको ओरल रूट से फैलती है, यानी कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। किसी भी पर्सन को कॉलेरा होने पर फ्रीक्वेंटली डायरिया होता है। इस डायरिया कंडीशन के कारण उसमें डिहाइड्रेशन डेवलप होता है। यदि मान लीजिए आपने कॉलेरा को अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया तो इस कारण कुछ ही घंटों में पर्सन की डेथ तक हो सकती है। इट इज अ सीरियस मैटर। हेपेटाइटिस ए डिजीज की बात करें तो यह भी एक लीवर डिजीज है और यह हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होती है। हेपेटाइटिस ए डिजीज भी कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है। लास्ट ऑप्शन की हम बात करें पोलियोमाइलाइटिस की, तो इसे हम सिंपली पोलियो के नाम से भी जानते हैं। पोलियोमाइलाइटिस पोलियो वायरस द्वारा होने वाला एक डिजीज है
जो कि मेनली 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। पोलियो डिजीज कंडीशन में पैरालिसिस कंडीशन डेवलप होती है। वैक्सीन के इस्तेमाल से हम इस डिजीज को इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। यह डिजीज भी कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू स्प्रेड होती है। पोलियो का वायरस फीसिस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट? निम्न में से किस संस्थान को हम इंडिया में फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सब सेंटर, ऑप्शन बी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन सी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर ऑप्शन डी रीजनल हॉस्पिटल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को हम फर्स्ट रेफरल यूनिट कहते हैं। इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर सारी अच्छी फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल होती, इस कारण से वहां से मरीजों को डायरेक्टली फर्स्ट रेफरल यूनिट यानी सीएचसी में रेफर किया जाता है। सीएचसी में कुछ सुविधाएं अवेलेबल होती हैं, जैसे आधुनिक उपकरण, ऑपरेशन थिएटर, पीडियाट्रिक डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, एनेस्थीसिया फैसिलिटीज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन, विच विटामिन आल्सो नोन एज एंटी स्टरलिटी विटामिन? निम्न में से किस विटामिन को हम एंटी स्टरलिटी विटामिन के नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन के एंड ऑप्शन डी है विटामिन ए। फ्रेंड्स, सीएचओ का जो एग्जाम होता है उसका अपना ही एक अलग लेवल होता है। इस एग्जाम में न्यूट्रिशन सब्जेक्ट से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ज्यादातर क्वेश्चंस जो इस पेपर में आप देखेंगे वन लाइनर होंगे। एम्स एग्जाम की तरह लंबे एनक्लेक्स स्टाइल इस तरह के क्वेश्चंस जनरली सीएचओ एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। तो एवरीवन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है विटामिन ई। विटामिन ई को हम एंटी स्टरलिटी विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन ई जो है फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफिरोल। अदर फैट सोल्यूबल विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के। ये सभी विटामिन फैट सोल्यूबल हैं। अटेंशन एवरीवन, this is ninth question of this video. The question is leading cause of blindness in India. अंधता का भारत में सबसे मुख्य कारण कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कैटरैक्ट, ऑप्शन बी ग्लूकोमा, ऑप्शन सी विटामिन ए डेफिशिएंसी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। निम्न में से कोई भी नहीं। नर्सिंग एग्जाम्स में यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। होपफुली सीएचओ में भी ये रिपीट हो। आंसर कीजिए फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कैटरैक्ट। भारत में ब्लाइंडनेस यानी अंधता का सबसे बड़ा कारण है कैटरैक्ट। ये डाटा हमने एज पर सर्वे रिपोर्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस से लिया है। इनके अकॉर्डिंग भारत में ब्लाइंडनेस का 62.6% कारण कैटरैक्ट है। ग्लूकोमा का परसेंटेज 5.8 है। कैटरैक्ट की बात करें तो सिंपल वर्ड्स में कहें, कैटरैक्ट के अंदर व्यक्ति का जो आई लेंस होता है उसमें ओपेसिफिकेशन हो जाता है, क्लाउडिंग आ जाती है। आप ऐसे पर्सन की आंख को जब देखेंगे नॉर्मली तो उसका जो लेंस वाला हिस्सा है वो आपको व्हाइटिश नजर आएगा। ग्लूकोमा की बात करें तो इट इज अ ग्रुप ऑफ आई कंडीशन दैट कैन कॉज ब्लाइंडनेस। ग्लूकोमा में एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता, यह ग्रुप ऑफ कंडीशंस होती हैं जिसके कारण व्यक्ति ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है। ग्लूकोमा डिजीज के अंदर हमारी आंख को ब्रेन से कनेक्ट करने वाली जो नर्व्स होती हैं वो आंख के अंदर लिक्विड का प्रेशर बढ़ने के कारण डैमेज हो जाती हैं।
इसके कारण ग्लूकोमा का पेशेंट ब्लाइंड हो जाता है और फिर हम उसे ठीक नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, इन कोल्ड चेन प्रोसेस द वॉक इन कोल्ड रूम्स स्टोर वैक्सीन अप टू हाउ मेनी मंथ्स? कोल्ड चेन प्रोसेस में वॉक इन कोल्ड रूम्स में वैक्सीन को कितने महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीएचओ में कोल्ड चेन से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में हम आपको कोई ऑप्शन नहीं देंगे। सही जवाब है 3 मंथ्स। वॉक इन कोल्ड रूम्स में आप वैक्सीन को 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कोल्ड चेन के बारे में। कोल्ड चेन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वैक्सीन को मैन्युफैक्चरर के पास से, जहां से वैक्सीन का निर्माण हुआ है वहां से जहां पर उसका उपयोग होगा यानी वैक्सीन साइट तक पहुंचाने का एक चेन है। इस चेन में हम वैक्सीन का जो टेम्परेचर है उसे लो मेंटेन करते हैं ताकि वैक्सीन खराब ना हो। यह कंप्लीट चेन कोल्ड चेन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉप्लिक स्पोर्ट्स आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ विच डिजीज? किस डिजीज कंडीशन में कॉप्लिक स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं? कॉप्लिक डिजीज कहिए या फिर कॉप्लिक साइन भी आप कह सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं मीजल्स, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है चिकन पॉक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। कॉप्लिक स्पोर्ट्स आपको मीजल्स डिजीज में देखने को मिलेंगे। मीजल डिजीज को आप रूबियोला के नाम से भी जानते हैं। मीजल डिजीज एक वायरल डिजीज है जो कि कफ और स्नीज के दौरान होने वाले ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल सकता है। कॉप्लिक स्पोर्ट्स आर व्हाइट लीजन्स ऑन बकल म्यूकोसा। हमारे माउथ के अंदर जो बकल म्यूकोसा वाला एरिया होता है उस एरिया में व्हाइटिश स्पॉट्स होते हैं, यह मीजल्स की निशानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विथ? ह्यूमरल इम्यूनिटी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए टी सेल्स, ऑप्शन बी बी सेल्स। इम्यूनिटी टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं इम्यूनिटी टॉपिक को डिस्कस करना तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस पर भी हम जल्दी एक नया वीडियो बना देंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ह्यूमरल इम्यूनिटी बी सेल से रिलेटेड है। ह्यूमरल इम्यूनिटी को हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं और यहां पर जो ऑप्शन ए में टी सेल्स आया है, टी सेल्स सेल्यूलर इम्यूनिटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, इंपॉर्टेंट, इन विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन हेल्थ एजुकेशन इज गिवन? किस प्रकार के लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आप हेल्थ एजुकेशन देंगे? या फिर सिंपली कहें हेल्थ एजुकेशन को आप किस प्रकार के लेवल ऑफ प्रिवेंशन में रखना चाहेंगे? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी टर्सरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑप्शन ए। हेल्थ एजुकेशन को हम प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में इंक्लूड करेंगे। फ्रेंड्स, लेवल ऑफ प्रिवेंशन का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टोटल 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। सबसे पहला होता है प्रीमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके अंदर जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था और आपने आंसर भी बताया कि हेल्थ एजुकेशन को इंक्लूड किया जाता है। सेकंड आता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके अंदर हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना, एक्सरसाइज करना आदि इंक्लूड होता है। और एक इंपॉर्टेंट है इम्यूनाइजेशन। पिछले एग्जाम्स में कई बार इसे पूछा गया है कि इम्यूनाइजेशन किस लेवल का प्रिवेंशन है, तो आप आंसर करेंगे इम्यूनाइजेशन करना प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ प्रिवेंशन लेवल आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसके अंदर अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इंक्लूड किया जाता है
किसी भी डिजीज कंडीशन को अर्ली डायग्नोज करना, पता लगाना और उसका तुरंत ट्रीटमेंट करना, ये सब आएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। आखिरी फोर्थ है टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके अंदर हम डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन को इंक्लूड करते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन में एक इंपॉर्टेंट है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन और प्राइमरी प्रिवेंशन। इसमें कई बार आप कंफ्यूज होते हैं, इसकी डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन इंक्लूड्स preventing the development of risk factors of disease। प्रीमोर्डियल टाइप के प्रिवेंशन में हम रिस्क फैक्टर्स के डेवलपमेंट को रोकते हैं। किसी भी डिजीज के डेवलपमेंट के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको रोका जाता है। अब बात करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन की। प्राइमरी प्रिवेंशन इज अ मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर्स टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। रिस्क फैक्टर्स के कारण पर्सन में डिजीज डेवलप होने लग गई है, अब उन रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई करके या डिक्रीज करके हम डिजीज के डेवलपमेंट को कम कर रहे हैं, तो यह कंडीशन प्राइमरी प्रिवेंशन में इंक्लूड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी? Who is the father of modern anatomy? इस क्वेश्चन को एग्जामिनर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, Who is the founder of modern human anatomy? Who is the father of modern human anatomy? आंसर बताइए प्लीज। इस क्वेश्चन का सही जवाब है एंड्रियास वेसालिस। एंड्रियास वेसालिस को हम फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको एक सेलेक्ट करना है। आपका ऑप्शन ए है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, और ऑप्शन बी है येलो फीवर। काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले आपको यह बता दें कि हीट सेंसिटिव वर्ड का मतलब क्या होता है। हीट सेंसिटिव वैक्सीन ऐसे वैक्सीन होते हैं कि जिनको अगर थोड़ा सा भी तापमान मिले, हीट मिले, गर्मी मिले, तो वो डिस्ट्रक्चर हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, येलो फीवर। येलो फीवर वैक्सीन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कई स्टूडेंट्स अब ये कहेंगे कि हमने ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन पढ़ा है, ये मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होता है। आप बिल्कुल सही हैं। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सा है, और ऑप्शन में यदि येलो फीवर वैक्सीन और ओपीवी वैक्सीन दोनों दिए जाएं, तो आपको येलो फीवर वैक्सीन को सेलेक्ट करना है, बिकॉज ये प्राइमरी चॉइस होगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस, इंपॉर्टेंट वन। ब्रेक बोन फीवर, इस डिजीज को आप और किस नाम से भी जानते हैं? मोस्टली इसे उस नाम से जाना जाता है। सही जवाब है डेंगू। ब्रेक बोन फीवर को हम डेंगू डिजीज के नाम से भी जानते हैं। डेंगू डिजीज एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज है। यह डेंगू वायरस द्वारा फैलता है। अब उस मॉस्किटो का नाम जान लेते हैं जो कि इस डिजीज को फैलाता है। यह है फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। एडिस इजिप्टी मॉस्किटो डेंगू को ही ट्रांसमिट नहीं करता, साथ ही साथ चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका वायरस जैसे डिजीज को भी फैलाता है। डेंगू डिजीज के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स में बात करें तो फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, मसल एंड जॉइंट पेन और स्किन रैशेस देखने को मिलते हैं। सीवियर डेंगू केसेस को हम डेंगू हेमरेजिक फीवर के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन में पर्सन के, पेशेंट की बॉडी की जो प्लेटलेट काउंट होता है वो डिक्रीज हो जाती है, साथ ही साथ ब्लड प्लाज्मा लीकेज होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केबीज डिजीज इज अ ऑप्शन ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऑप्शन बी contagious disease, option C bacterial disease,
ऑप्शन डी फंगल डिजीज। स्केबीज किस प्रकार का डिजीज है? कम्युनिकेबल, कंटेजियस, बैक्टीरियल या फंगल? सही जवाब है ऑप्शन बी, स्कैबीज इज अ कंटेजियस डिजीज। फ्रेंड्स यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, कंटेजियस वर्ड का मतलब है कम्युनिकेबल डिजीज। कंटेजियस और कम्युनिकेबल बोथ आर सेम। स्केबीज डिजीज जो है इच माइट द्वारा होने वाला डिजीज है और यह कांटेक्ट या क्लोज प्रॉक्सिमिटी के द्वारा भी फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन CHO एस्पायरेंट्स, ग्रोथ चार्ट ऑफ चाइल्ड इंक्लूड्स। चाइल्ड के ग्रोथ चार्ट में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए वेट ओनली, ऑप्शन बी हाइट ओनली, ऑप्शन सी बोथ वेट एंड हाइट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सबसे पहले हम बात करें कि ये ग्रोथ चार्ट क्या है और इसे क्यों बनाया जाता है। ग्रोथ चार्ट की मदद से आप किसी भी व्यक्ति में सही डेवलपमेंट या ग्रोथ हो रही है या नहीं इसे चेक कर सकते हैं। ग्रोथ चार्ट को तैयार करने के लिए बच्चे का वजन, उसकी लंबाई और उसका हेड सर्कमफ्रेंस एंटर किया जाता है और फिर उसके सेक्स और उसके उम्र के दूसरे बच्चों को कंपेयर करके देखा जाता है कि क्या उसका ग्रोथ और बच्चों के मुकाबले सही हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मेडिसिन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। सोशल मेडिसिन को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? इस क्वेश्चन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आंसर कमेंट सेक्शन में प्लीज टाइप करिए अगर आप जानते हैं तो। आपको हम बता दें कि सोशल मेडिसिन जो है सबसे पहले फ्रेंच डॉक्टर के द्वारा 1848 में इंट्रोड्यूस की गई थी। उसका नाम है जूलियस क्विरीन। जूलियस क्विरीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पीडियाट्रिक, डिहाइड्रेटेड चाइल्ड विल हैव। एक बच्चा जो कि डिहाइड्रेशन से सफरिंग है उसमें आपको निम्न में से कौन से साइन देखने को मिलेंगे? ऑप्शन ए है स्वेलन फंटैनल्स, उसके फंटैनल्स सूज जाएंगे, स्वेलिंग आएगी उनमें। ऑप्शन बी है सनकन आइज। सनकन आइज का एग्जैक्ट मीनिंग होता है आंखों का धस जाना। ऑप्शन सी है स्किन पिंच गोज क्विकली। आप बच्चे की स्किन को पिंच करेंगे, चूंटी काटेंगे और फिर जैसे ही छोड़ेंगे उसकी स्किन तुरंत नॉर्मल हो जाएगी। या फिर ऑप्शन डी, ये सभी एक डिहाइड्रेटेड बच्चे में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। काफी इंटरेस्टिंग और जनरल अवेयरनेस टाइप का क्वेश्चन है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी सनकन आइज। सनकन आइज डिहाइड्रेटेड पर्सन में देखने को मिलेंगी, उसकी आंखें धसी हुई रहेंगी। डिहाइड्रेटेड बच्चे जो होते हैं उनके जो फंटैनल्स होते हैं वो स्वलन नहीं होंगे, वो डिप्रेस्ड होंगे, दबे हुए होंगे और उनकी स्किन को जब आप पिंच करोगे, खींचोगे, चूंटी काटोगे, उसके बाद जब छोड़ोगे तो वो क्विकली नॉर्मल नहीं होगी, धीरे धीरे नॉर्मल होगी। ये निशानी है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, वैक्सीनेशन टर्म गिवन बाय। वैक्सीनेशन शब्द किसने सबसे पहले उपयोग किया था या दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी लुइस पास्चर। इस क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी लुइस पास्चर। वैक्सीनेशन टर्म, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। वैक्सीनेशन टर्म सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने यूज की थी और वैक्सीन टर्म सबसे पहले लुइस पास्चर ने यूज की थी।
सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो CHO एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज का पहला वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियोस आप रेगुलरली अगर देखना चाहते हैं तो एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।